दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिसने दुनिया को अपनी ताकत, अपनी जहानत और अपनी बेमिसाल फनून लतीफ़ा से हैरान कर दिया। ये कहानी है ब्रूस ली की, एक ऐसा नाम जो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। तो चलिए, सफर करते हैं इस लेजेंड की जिंदगी की तरफ, जहां से ये सब शुरू हुआ। 1940 में हांगकांग की हलचल मची हुई गलियों का एक मुतहर्रिक थिएट्रिकल खानदान में एक सितारा पैदा हुआ ली जॉन फेन, जिसे बाद में दुनिया ने ब्रूस ली के नाम से जाना। उनकी पैदाइश 17 नवंबर 1940 को सान फ्रांसिस्को के चीनी अस्पताल में हुई, जब उनके वालिदैन कैंटोनीज होंगे ओपेरा कंपनी के साथ दौरे पर थे। ये उनकी गैर मामूली जिंदगी का पेश खीमा था। ब्रूस का बचपन थिएट्रिकल अंदाज और हांगकांग की कुछ ही गलियों का इम्तिजाज था। उनके वालिद ली हुई चुवेन, एक मशहूर कैंटोनीज ओपेरा स्टार, ने उनमें परफॉर्मेंस और नज्म और जब्त की मोहब्बत पैदा की। उनकी वालदा ग्रीस हो जर्मन और चीनी नस्ल से थीं, जिसने ब्रूस के मुनफरिद और मुतहर्रिक वर्से में हिस्सा डाला। दूसरी जंग अजीम के बाद हांगकांग में परवरिश पाते हुए ब्रूस को गलियों के गिरवाहों और समाजी बदामनी के चैलेंज का सामना करना पड़ा। अपनी हिफाजत के लिए उन्होंने 13 साल की उम्र में लेजेंडरी वंग चून मास्टर यप मीन की शागिर्दी में मार्शल आर्ट्स का सफर शुरू किया। ये सिर्फ खुद दिफा नहीं था, ये एक जिंदगी भर के जज्बे का आगाज था, जिसने मार्शल आर्ट्स में इनकलाब बर्पा कर दिया। ब्रूस एक जिंदा दिल और परजोश बच्चा था, जो अक्सर मामूली झगड़ों में पड़ जाता था। इस पुरजोश फितरत ने उनकी इब्तिदाई मार्शल आर्ट्स की तरबियत के साथ मिलकर उन्हें एक मजबूत नौजवान बना दिया। वो एक परजोश चाचा डांसर भी थे, जिन्होंने 558 में हांगकांग चाचा डांसर चैंपियनशिप जीती। रक़स और मार्शल आर्ट्स के उस इम्तिजाज ने हरकत और ताल की उनकी फितरी समझ को उजागर किया, जो उनकी बाद की मार्शल आर्ट्स फलसफे में अहम अनासिर थे। उनके इब्तिदाई साल एक भट्टी की तरह थे, जिन्होंने उनके किरदार की फौलाद साजी की और उनके मुस्तकबल की अजमत की बुनियाद रखी। उनके जवानी में जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, उन्होंने उनके अज़्म को हुआ दी और जिंदगी और मार्शल आर्ट्स के बारे में उनके मुनफरिद नुक्ता नज़र को तश्कील दिया। 500 इंस्ट में 18 साल की उम्र में ब्रूस ली अपनी तालीम को मजीद आगे बढ़ाने के लिए इब्तिदाई तौर पर अमेरिका वापस आए। वो सीटल, वाशिंगटन में आबाद हुए, जहां उन्होंने एडिसन टेक्निकल स्कूल और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में ड्रामा में मेजर किया। लेकिन मार्शल आर्ट्स के लिए उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने वंग चोन की तालीम देना शुरू की और उनके मुनफरिद नुक्ता नज़र ने तेजी से तुलबा के मुतनवा ग्रुप को अपनी तरफ मतवजह किया। उन्होंने साइएटल में अपना पहला मार्शल आर्ट्स स्कूल ली जॉन फेन गंग फो इंस्टीट्यूट खोला। ये मार्शल आर्ट्स में इनकलाब बर्पा करने के उनके सफर का आगाज था। ब्रूस का फलसफा रवायती मार्शल आर्ट्स से बालातर था। वो अमलियत, कारकर्दगी और मुआफ़क़त पर यकीन रखते थे। उन्होंने सख्त फार्मर्स को मुस्तरद कर दिया और इनफरादी इजहार और खुद शनासी की अहमियत पर जोर दिया। इससे उनके अपने मार्शल आर्ट जीत कुंडो दी वे ऑफ दी इंटरसेप्टिंग फर्स्ट की तरक्की हुई। जीत कुंडो सिर्फ एक लड़ाई का अंदाज नहीं था, ये जिंदगी का फलसफा था। उसने सादगी, बराह रास्तपन और आज़ादी पर जोर दिया। ब्रूस किसी भी तरीके को तरीके के तौर पर इस्तेमाल करने, किसी भी हद को हद के तौर पर न रखने पर यकीन रखते थे। उस इनकलाबी नुक्ता नज़र ने मार्शल आर्ट्स के कायम करदा उसूलों को चैलेंज किया और एक नस्ल को मुतासिर किया। उनकी तालीमात जिस्मानी तकनीकों तक महदूद नहीं थीं। उन्होंने ज़हनी और रूहानी तरक्की की अहमियत पर जोर दिया, खुद आगाही, नज़्म व ज़ब्त और इस्तिकामत पर जोर दिया। उनका मानना था कि मार्शल आर्ट्स खुद महारत और ज़ाती तरक्की का रास्ता है। इस दौरान ब्रूस ने तफरीही सनात में भी कदम जमाना शुरू किया। वो दी ग्रीन हार्नेट जैसे टेलीविजन शोज में नजर आए, जहां उन्होंने काटू का किरदार अदा किया, जिसमें उन्होंने अपनी नाकाबिल यकीन मार्शल आर्ट्स की महारतों को वसीआतर सामीन के सामने पेश किया। अगरचा ये शो मुख्तसर उर्से के लिए था, लेकिन उसने उन्हें पहचान दिलाई और उनके मुस्तकबल के फिल्मी करियर की राह हमवार की। दी ग्रीन हार्नेट की मनसूखी के बावजूद ब्रूस ली फिल्म स्टार बनने का अपना ख्वाब पूरा करने के लिए कोशां रहे
انہیں نسلی دقیانوسی تصورات اور ہالی ووڈ میں ایشیائی اداکاروں کے لیے محدود مواقع کی وجہ سے متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ان کے عزم اور ٹیلنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 1970 کی دہائی کے اوائل میں وہ ہانگ کانگ واپس آئے اور ایک ابھرتی ہوئی فلم پروڈکشن کمپنی گولڈن ہارویسٹ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ان کی پہلی فلم دی بگ باس 1931 ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس نے باکس آفس کے ریکارڈ توڑے اور انہیں اسٹار بنا دیا۔ ان کی بعد کی فلموں فیسٹ آف فیوری 1600 بہتے، وے آف دی ڈریگن 1970 اور انٹر دی ڈریگن 1933 نے بین الاقوامی سپر اسٹار کے طور پر ان کے مقام کو مزید مستحکم کیا۔ ان کی فلمیں صرف ایکشن سے بھرپور تفریح نہیں تھیں، انہوں نے بااختیار بنانے، خود عزت اور ثقافتی فخر کے پیغامات دیے۔ بروس کی آن اسکرین کرشمہ، ان کی ناقابل یقین مارشل آرٹس کی مہارتیں اور ان کی طاقتور اسکرین موجودگی نے دنیا بھر کے سامعین کو مسحور کیا۔ انہوں نے ایکشن فلموں میں حقیقت پسندی اور شدت کی ایک نئی سطح لائی جس نے اس صنف میں انقلاب برپا کیا۔ انٹر دی ڈریگن ان کی موت کے فوراً بعد ریلیز ہوئی، ایک عالمی رجحان بن گئی جس نے انہیں سنیما کے آئیکن کے طور پر ان کی میراث کو مضبوط کیا۔ یہ پہلی بڑی ہالی ووڈ کی تیار کردہ مارشل آرٹس فلم تھی جس نے کنگ فو کو مرکزی دھارے کے مغربی سامعین سے متعارف کرایا۔ ان کی فلموں سے ہٹ کر بروس لی کے فلسفے اور تعلیمات نے مقبول ثقافت پر گہرا اثر ڈالا۔ انہوں نے نسلی دقیانوسی تصورات کو چیلنج کیا اور لاکھوں لوگوں کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دی۔ وہ طاقت، لچک اور خود اعتمادی کی علامت بن گئے۔ بروس لی کی زندگی 22 جولائی 1973 کو 32 سال کی عمر میں المناک طور پر ختم ہو گئی۔ ان کی اچانک موت نے دنیا کو چونکا دیا اور ایک خلا چھوڑ دیا جو کبھی نہیں بھرا گیا۔ تاہم ان کی میراث نسلوں کو متاثر اور اثر انداز کرتی رہتی ہے۔ ان کی فلموں، ان کی تعلیمات اور ان کے فلسفے نے مارشل آرٹس، سنیما اور مقبول ثقافت پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ جیت کنڈو کو دنیا بھر میں مطالعہ اور مشق جاری ہے جو موافقت، کارکردگی اور خود اظہار کے اپنے اصولوں پر زور دیتا ہے۔ ان کی تحریریں بشمول تاؤ آف جیت کنڈاؤ، مارشل آرٹس اور زندگی کے بارے میں گہری بصیرت پیش